भेड़े और भेड़िए। लेखक हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए एक हास्य व्यंग प्रधान रचना है। इसमें भेड़े उस भोली भाली जनता की प्रतीक हैं जो चुनाव के अवसर पर किए गए मिथ्या प्रचार से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट देकर विजयी बना देती हैं जो वास्तव में उनके शोषक होते हैं। भेड़िया उस साधन संपन्न शोषक वर्ग का प्रतीक है जो कुछ लोगों को प्रलोभन दिखाकर उनसे चुनाव में मिथ्या प्रचार कराते हैं। मिथ्या प्रचार झूठा प्रचार करा लेते हैं, बनावटी दिखावटी प्रचार कराते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। भेड़े और भेड़िए एक व्यंग लेख है। ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य हमारे देश की उस लोकतांत्रिक प्रणाली पर तीखा व्यंग कसना है जिसमें होने वाले चुनावों में सीधी साधी एवं भोली भाली जनता का शोषण करने वाले सत्ताधारी शासक ही विजयी होते हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में अपने स्वार्थों की पूर्ति करने वाले चापलूस नेता उनका झूठा प्रचार करते हैं। एक बार एक वन में पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। अर्थात भोली भाली जो जनता है उनको ये लगा कि अब हम सब हो गए और हमारी एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था होनी चाहिए और एक मत से ये तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना हो, जनता के द्वारा शासन चलाया जाए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि अब सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। लोग सपने देखने लगे कि हमारे पशु समाज में अब जो क्रांति हुई है डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की, उससे लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सपने देखने लगे सुख समृद्धि के, सुरक्षा के, और वह उनको सामने आता हुआ प्रतीत होने लगा। वह आया से तात्पर्य है कि उन्हें लगा कि सुख के दिन वह सामने आ ही गए हैं। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई है, उनमें भेड़ें बहुत थीं। निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को जिन लोगों ने का सुरक्षा का स्वर्ण युग देखा है, प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए। प्रतिनिधि जिसको हम चुनाव करके उच्च पद पर आसीन कराते हैं और फिर वो नियम बनाकर हमारी कल्याण के कार्य करता है, उसको प्रतिनिधि कहते हैं। सब जिए और जीने दें, अर्थात कोई किसी को ना मारे, कोई किसी का शोषण ना करे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब संकट काल आया। क्यों? क्योंकि भेड़ियों की जनसंख्या अधिक है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे, क्या भेड़िए डरने लगे? क्यों डरने लगे? उन्हें लगने लगा भेड़े अगर जीत गई नहीं जी पाएंगे
हमको खाना क्या खाना पड़ेगा, घास देंगे। और ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता गया, भेड़ियों का दिल बैठता गया। भेड़ियों का दिल इसलिए बैठता रहा कि अगर भेड़ें जीत गईं तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, हम पशुओं का शिकार नहीं कर पाएंगे, हम खाने पीने की बहुत असुविधा हो जाएगी, हम मनमानी नहीं कर पाएंगे। एक दिन बूढ़े सियार से भेड़िए ने कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। सियार जो होते हैं चापलूस होते हैं। सियार की जो तुलना है चापलूसों से की जा सकती है। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते हैं। ये भेड़िए आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चलाकर उनकी जय बोलते हैं। ऐसा ही हमारे सामान्य समाज में भी होता है कि हर नेता के पास 2-4 चापलूस होते ही हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखमंड पर चिंता के मेघ दिखाई देते हैं। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। भेड़िए ने अपनी परेशानी सियार को बताई कि मैं क्यों परेशान हूँ। सियार ने दांत निपोर कर कहा, दांत निपोरना एक मुहावरा है, कि बनावटी हंसी दिखाते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज बाप हैं, हम तो कोई आपके गुण गाते हैं। कहते हुए कहा कि हम जो, क्योंकि जो भेड़िए उन्हीं को सियार चूसते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब सबकी हड्डियां भी चबाने को जानकर भी ना जानने का नाटक करता। प्रदेश की और हम इतने। भेड़िए ने कहा, अरे वहां तो आदमी से अब सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है। 10%, 10%, और भेड़े और अन्य छोटे पशु 90%। भला बे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंपती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए, परेशान मत होइए, उदास मत होइए। एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे
भेड़िए ने आके सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने तीनों सियारों को लेकर आया। उसमें से एक को पीले रंग से रंग दिया, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे से। भेड़िए ने देखकर पूछा, अरे ये कौन है? ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर आप इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। बूढ़े सियार ने भेड़ियों का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ियों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत। और वहाँ बहुत सी भी तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये बड़े काम के हैं, इन्हीं के बल पे आप चुनाव लड़ेंगे। विचारक है, धर्मगुरु। बस अब चलिए। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, और धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गईं। सहस्त्रों, सैकड़ों भेड़ें इकट्ठी हो गईं उस संत दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़े की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों की जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वह आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीव मात्र की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति में जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति से जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब विशेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लगा तो भेड़िया संत ने उसे अपने निकाला दांतों से, पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िए की जय।
भेड़िया जी अब तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। भेड़ियों को देखकर उनके मन में भेड़ों को देखकर लार आ रही है, मन आ रहा है एक भेड़ खा लें, मगर चुनाव जीतने हैं और इस समय बनावटी नेता के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं, तो जो लार आ रही है मुंह में उसे गुटक जाते हैं। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता हूँ। मुखार बिंद सुंदर मुख से, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो चुके गदगद, अंदर जो प्रेम की भावना होती है उसे गदगद करते, और भावातिरेक से उनका कंठ अविरुद्ध हो गया है। भावातिरेक कहते बहुत अधिक फीलिंग्स जब आ जाती हैं तो गला रुक जाता है, वे बोल नहीं सकते। आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो हैं नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं, स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वयं स्वर्ण संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार की हुआ हुआ से के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आँख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूँ कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? कह रहे हैं जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ की उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि में आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बन चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्मल हैं और रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए इनके हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं। क्या कह रहा है? मतलब अब कह रहा है कि भेड़िया तुम्हारे हित के बारे में सोचते हैं और तुम उन्हीं के बारे में सोचकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई चिंता ना करो। उनके मस्तिष्क को वो अपनी तरफ मोड़ रहे हैं। आप एक ही जाति के हैं। कैसे? तुम भेड़ और वो भेड़िए, दोनों का नाम एक सा ही प्रतीत होता है, इसलिए तुम दोनों एक ही जाति के हो। कितना कम अंतर। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ में ही बदनाम कर दिया है कि वे भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हड्डियाँ उनके द्वार पे फेंक देते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में बोलो। बोलो संत भेड़िया की जय। पूरी तरह से जो उनका मस्तिष्क था वो ब्रेन वॉश कर दिया, उनके मस्तिष्क को बिल्कुल तो अपनी तरफ मोड़ लिया है। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा उस लोक में त्याग पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वो दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से जब चुनाव होते हैं तो जो संभावित व्यक्ति होता है उसके जो चाटुकार होते हैं, जो उसके चापलूस होते हैं, वो उसका प्रचार इसी प्रकार से करते हैं और लोग चुनाव को जीतते हैं। यह एक भेड़िए की कथा नहीं, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार का प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़ियों से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हितरक्षक नहीं है। इसी प्रकार से जनता का दिमाग भी बदल जाता है और वह सोचते हैं कि यही हमारे हितरक्षक होंगे और उनके पक्ष में जाकर
गलत वोट लोग दे देते हैं। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ियों की हित रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बन गए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ियों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन के लिए एक पूरी भेड़ और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए। हरिशंकर परसाई। और जो ये दिखाया है इसी तरह से हमारी आम जनता के साथ में भी होता है कि हम जिसको अच्छा समझ के चुन लेते हैं वह हमारे साथ में जो उन्होंने प्रचार के समय में वादे किए होते हैं वह कार्य ना करके अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं। हरिशंकर परसाई। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी व्यंग लेखक थे। व्यंग यानी किसी के ऊपर कमेंट करना। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग किया है। परसाई जी की भाषा एक खास अंदाज है जिसके कारण वह पाठकों के मर्म को छू लेती है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी 8th में जहाँ तक है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह रानी नागपन्नी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और फल, उपन्यास तिरछी रेखाएं, संस्मरण तथा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठुठुरता हुआ गणतंत्र तथा शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आप हरिशंकर परसाई जी की कम से कम 2 रचनाएं अवश्य याद कर लें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।